अक्सर लोगों को शादी करने के बाद 1 या 2 साल में बच्चे हो जाते हैं, लेकिन मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मुझे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इलाज नहीं करवाया था, इसके लिए मैं कोशिश कर रही थी। शहर हो या दूर दराज का कोई भी डॉक्टर हो, मैं सबसे ट्रीटमेंट ले चुकी थी। जिसने जहाँ बताया मैंने वहाँ जाकर इलाज करवाया, जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, यहाँ तक कि घरेलू टोटके भी अपना लिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। हर एक अस्पताल का चक्कर मैंने काटा। किसी ने मज़ार का बताया, किसी ने मंदिर, किसी ने दरगाह, तो किसी ने कोई बाबा, लेकिन मुझे बच्चों की खुशी नहीं मिली। मैं कुछ भी करने को तैयार थी, किसी की बात मानने के लिए तैयार थी। सब यही कहते थे कि जब ऊपर वाले का आदेश होगा बच्चा अपने आप हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें यह खुशी नसीब नहीं हुई थी। मेरे घर में सास ससुर या कोई और भी नहीं था। मेरा बस एक पति था और छोटा देवर था। देवर की अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, इसके लिए वह शहर गया हुआ था। इसलिए ससुराल में मुझे ताना सुनाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चा तो सबको ही चाहिए होता है, क्योंकि दुनिया में बाँझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। और इस बात का अंदाज़ा मुझे इन 8 सालों में बहुत अच्छे से हो गया था। एक रोज़ मेरा पति जब काम से आया तो वह काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। आते ही सीधा मेरे कमरे में आ गया और अलमारी में कुछ रखने लगा। मैंने पूछना चाहा तो कहने लगा, सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन क्योंकि घर में कुछ मेहमान थे, क्योंकि मेरे देवर जो पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ था, अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ चुका था, उसके आने की खुशी में हमने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। इसलिए मेहमान आए हुए थे, इसलिए मैं खामोश हो गई, लेकिन पति का इशारा समझ नहीं सकी थी कि आखिर कौन सी चीज़ है जिसे वह मुझे दिखाना चाहते हैं। मुझे लगा शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा। मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की हर सहूलियत मेरे घर में थी। बस ज़रूरत थी एक छोटे से बच्चे की, जो कि 8 साल की शादी के बाद भी मुझे नहीं हो पाया था। डॉक्टर हमेशा एक ही बात कहा करते थे, आप बस दुआ करो, जल्दी ही आपकी झोली भर जाएगी। इस वजह से मेरे पति भी काफ़ी परेशान रहते थे, मगर आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि आज उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसको मैंने बहुत टाइम बाद देखा था। जैसे उन्हें कोई बड़ी दौलत मिल गई हो। और यह तो मैं भी जानती थी कि मेरे और मेरे पति की दौलत सिर्फ बच्चे हैं। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। आखिर ऐसा भी मेरा पति मुझे क्या दिखाना चाहते थे। और हाँ, जब सब सो गए, मेरे पति ने मुझे कमरे में ले जाकर बैठा दिया और मेरे सामने बैठ गए। मुझसे कहने लगे, आज जो चीज़ तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ, यह देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त केदार के चेहरे पर बहुत खुशी थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से वह मुझे वह चीज़ दिखा दे, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी तो दूर दूर तक हमारे नसीब में नहीं थी। अगर पति कोई गिफ्ट लेकर आए थे तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों थी। केदार अलमारी की तरफ चल पड़े। मैं हैरान थी। उसी तरफ मैं भी देखने लगी। कुछ देर बाद वह वापस मेरे पास आए। मेरे करीब बैठते हुए मेरे हाथ में एक पैकेट पकड़ा दिया। मैं उसे देखने लगी तो मुझसे बोले, इसमें जो चीज़ है जो तुम्हें जल्दी प्रेग्नेंट कर देगी। मुझे लगा मैंने गलत सुना, लेकिन जब उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो पति की बात सुनकर मैं सबसे पहले हैरान हुई, फिर खुश हो गई।
8 साल तक मैंने कोई दवा या कोई दुआ नहीं छोड़ी थी जो बच्चे के लिए ना की हो। ऐसी कोई दवाई नहीं थी जो मैंने ना खाई हो। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि इस बार मेरे पति के लहजे में बहुत कॉन्फिडेंस था और उसकी वजह से मुझे भी यकीन हो गया था कि शायद यह दवाई असर करेगी। मैं वैसा ही सोच पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद चीजों को देखकर एक पल के लिए हैरान हो गई। उनसे पूछा कि यह कोई मजाक है। मुझे लगा शायद केदार ने मेरे साथ कोई मजाक किया, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है। कुछ पल में मिली खुशी अफसोस में बदल गई थी। अगर वो मजाक था तो निहायत ही गंदा मजाक था। मैं बच्चों के मामले में बेहद ही सेंसिटिव थी, क्योंकि मुझे इन 8 सालों में बहुत कुछ सुनने को मिला था। कोई कहता था तुम बांझ हो, इसी वजह से नई शादीशुदा औरतें या फिर प्रेग्नेंट औरतें मेरे साय से भी दूर रहती थी, जैसे मैं कोई अछूत हूँ या फिर बच्चा ना होना मेरे साथ में है। और अक्सर तो यह भी कहा जाता था कि जानबूझकर बच्चा नहीं कर रही है। अगर मैं किसी फंक्शन में चली जाती और किसी बच्चे पर अचानक से मुझे प्यार आने लगता और मैं उसे प्यार करने लगती, तो उसकी माँ उसे मेरे हाथ से छीन लेती थी, जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। मैं बस एक ममता को तरसी हुई औरत थी और अपने बच्चों को सीने से लगाकर इस एहसास को महसूस करना चाहती थी। लोगों ने तो जो आज किया सो किया, लेकिन केदार, उसने तो आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया था। उसने मुझे कभी बांझ होने का ताना नहीं दिया था, ना ही दूसरी शादी के धमकी दी थी, जबकि वो तो हर जगह मेरी ढाल बनकर खड़ा रहता था। मुझे बस एक केदार पर ही तो भरोसा था जो आज टूट चुका था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे तो उसने कहा, पूजा, ये वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगी। मैंने एक बार फिर उस पैकेट में रखे हुए कपड़े पर ध्यान दिया और उसे खोलकर देखने लगी। वह एक पीले रंग का कपड़ा था। इसके अलावा इस पैकेट में और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल पूरी तरह से बुझ गया और मुझे लगा कि बस आज केदार ने भी मर्द होने का सबूत दे दिया। शायद ये भी मेरे बांझ होने का मजाक उड़ा रहे हैं। केदार ने मेरे हाथ से कपड़ा लिया, बोले, यह वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती है। इसे खास तरीके से जड़ी बूटियों का रस डालकर तैयार किया गया है, और अगर कोई भी बांझ औरत गीला करके अपने पेट पर रखकर सो जाए तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम इसे गीला करके रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि यह अपना असर दिखा सके। लेकिन मैंने कहा, बस भी करो। और सब लोगों ने अब तक क्या मेरा कम मजाक बनाया है जो तुम भी मेरा मजाक बना रहे हो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन केदार की किसी भी बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर कोई एक पीला कपड़ा किसी औरत को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है? मगर मैं अपने पति केदार की मर्जी के आगे मजबूर थी, क्योंकि उनकी जिद थी कि जहाँ इतना सब कुछ किया है वहाँ यह भी कर लो। इतने डॉक्टर, हकीम, पीर, फकीर के चक्कर तो लगा ही लिए हैं, एक बार इससे भी ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने मुझे इसके इस्तेमाल का तरीका बताया और तुरंत करने के लिए कहा। मैं भी जल्दी से राजी हो गई। तभी केदार की कॉल आई और वो फ़ोन पर बात करते हुए बाहर निकल गए। मुझे तो यकीन था कि मैं इस कपड़े से कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आखिर मैं पढ़ी लिखी थी, जिसका ऐसी फिजूल बातों पर कोई यकीन नहीं था। ये तो एक जहालत की निशानी थी। लेकिन मैं मेरे पति को नाराज़ करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वही तो एक थे जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथी थे। वह भी नाराज़ हो जाते तो शायद इस दुनिया का सामना
मैं कभी नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने कपड़ा गीला किया और अपने पेट पर रखकर लेट गई। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर वो धंसता जा रहा है। एक पल को मुझे डर भी लगने लगा और अजीब सा लगने लगा, कहीं सचमुच में तो कुछ खास नहीं है इसमें। लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ये सिर्फ एक कपड़ा ही तो है। लेकिन जल्दी ही मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग गया। मुझे नींद आ रही थी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो कपड़ा मेरे पेट पर मौजूद नहीं था। मेरे पूरे जिस्म में अजीब सा दर्द हो रहा था, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। जब पूरी आंखें खोली तो देखा मेरे सामने सोफे के पास मेरा 18 साल का देवर वो कपड़ा हाथ में लेकर खड़ा था। उसे इस तरह से देखकर मेरे चेहरे पर हैरानी छा गई। मेरा देवर बोला, मैं आपको जगाने आया था, भैया तो कब के ऑफिस चले गए और मेहमान भी जाने वाले हैं और आपका ही पूछ रहे हैं। इससे पहले मेरा देवर कभी भी ऐसे मेरे कमरे में नहीं आया था। मैंने देवर की बात सुनी और फिर भारी कदमों से बाहर चली गई। मुझे अजीब सी बेचैनी और चक्कर आ रहे थे। किसी काम में मेरा दिल नहीं लग रहा था, बस हर वक्त भारी भारी सा महसूस होता रहता था। 2 दिन हो चुके थे और मेरी तबीयत खराब होने लगी। फिर शाम को केदार घर आए तो मैं उनके साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। रात को मुझे नींद की दवाई की वजह से नींद आने लगी और मेरे बहुत सारे टेस्ट भी किए गए। हालांकि मेरे को ऐसी बीमारी नहीं थी कि एडमिट करना पड़े। मुझे हैरानी तब हुई जब अगली रोज़ मेरे रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, ऐसी हालत में ये सब नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली हैं। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना। एक कपड़े में ऐसा क्या जादू था कि 2 दिन में ही मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और ये सुनकर मैं बहुत खुश थी। मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। ये कोई शायद सपना हो, क्योंकि जिस खबर को सुनने के लिए मैं 8 सालों से इंतज़ार कर रही थी वो हमारे बीच ऐसे आएगी, ये बात हैरान करने वाली थी। इन दिनों मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था, तो फिर ये सब कैसे हुआ। लेकिन मैं अपनी हैरानी और परेशानी की वजह से इस खुशी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और सीधे घर के लिए निकल गई। घर जाकर हमने देवर को यह खुशखबरी सुनाई, मगर ना जाने क्यों ये सुनकर वो खुश नहीं हुआ, बल्कि अपसेट हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी नाराज़गी थी, जिसे मैंने अच्छे से नोट कर लिया था। मुझे ये देखकर अजीब लगा। मैंने सोचा कि आज तक तो वो घर का बच्चा बना रहा है और उसको बहुत अहमियत दी जाती है। एक नए बच्चे के आने की खबर से शायद वो खुश नहीं है। यही सोच रहा होगा कि उसकी अहमियत कम हो जाएगी। हर दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दिनों केदार भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वो सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। मैं भी उनका साथ दे रही थी। धीरे धीरे मुझे कहीं अफवाह सुनने को मिली, जिन्हें जानकर मैं थोड़ा हैरान हुई। ऐसे पीले कपड़े से सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि अब तक 50 औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी थीं, जिनमें एक में मैं भी शामिल थी। हमारे इलाके में एक दुकान मशहूर हो चुकी थी जहां ऐसे कपड़े मिला करते थे, जिससे औरतें फौरन प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। इत्तेफाक से मेरा देवर उसी दुकान पर काम करता था जहां पर यह कपड़ा बिकता था। मेरे मोहल्ले में जिस भी औरत को चाहिए होता वो मेरे देवर के पास आती हैं और उससे कपड़ा ले जाती हैं। एक रोज़ मेरा दिल चाहा कि उससे पूछ लूं कि आखिर वो लोग ऐसा क्या जादू करते हैं जो कपड़ा रखने से औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। मगर मैं जब से प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा देवर तो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करता था, और फिर वह था तो एक बच्चा ही। उसे ऐसी बातें करते हुए मुझे कुछ शर्म आ रही थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए 5 महीने हो गए थे। अचानक एक हादसा पेश आया जिससे मेरी रातों की नींद चली गई।
उस दिन शाम को मैं किचन में काम कर रही थी। मेरा पति हैरान परेशान मेरे पास आया और मेरे देवर को छुपाने लगा। वो घबराते हुए देवर को अलमारी में छुपा रहा था और साथ साथ कह रहा था कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं वहीं खड़ी लगातार वजह पूछ रही थी, मगर मेरे पति ने कुछ नहीं बताया। तभी अचानक पुलिस हमारे घर आ गई। मैंने पति केदार को पकड़कर अपने साथ अंदर लिया। मैं वजह पूछती रही, उनके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर किसी को हम पर रहम न आया। पति ने अपने आप को छुड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस उन्हें लेकर चली गई। तो मैंने रोते हुए देवर को बाहर निकाला। मुझे उस पर शक हो रहा था। ना जाने इसने ऐसा क्या किया था कि जिससे केदार ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने रोते हुए देवर को थप्पड़ मारा और बोली कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति को पुलिस पकड़कर ले गई है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इतनी सी उम्र में तुमने पुलिस को अपने पीछे लगा लिया। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं, या सब कुछ बेच खाया है। देवर मुझे खूंखार नजरों से देखने लगा, फिर गुस्से में बोला, जाकर अपने पति से ही पूछ लो मैंने क्या किया है। सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मेरे मुंह ना लगा करो। अपने काम से काम रखो। उसका ऐसा लहजा देखकर मैं अंदर तक सिहर गई। वह इतने गुस्से में था जैसे मुझे मार ही डालेगा। उसने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। ना जाने कौन सा गलत काम कर चुका था जिसकी वजह से उसका लहजा और तमीज दोनों ही खत्म हो गई थी। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। मुझे हर हाल में अपने पति को वापस लाना था। अगले दिन मुझे जो खबर सुनने को मिली उसे सुनकर मैं सांस लेना भूल गई थी। उस रुमाल वाली दुकान पर काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, क्योंकि वह दुकानदार रुमाल में बेहोशी की दवा मिलाता था। इस रुमाल को गीला करने से औरत बेहोश हो जाया करती थी। फिर उसके साथ में ना जाने ऐसा क्या होता था कि वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। मुझे शक हुआ। केदार ने बताया था इस दुकान पर सिर्फ 2 ही लोग काम करते थे, एक मालिक और दूसरा मेरा देवर, जिसे मैं मासूम नटखट समझ रही थी। वो औरतों के साथ न जाने क्या करता था। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती थी। मैं फर्श पर बैठकर रोने लगी। देवर ने अगर कुछ किया था तो पुलिस केदार को क्यों लेकर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करूं, किस पर नहीं, और अपने पति को बेगुनाही साबित कैसे करूं। तभी दरवाज़ा खुला और देवर घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छुपाने की नाकाम कोशिश करता तेज तेज कदमों में अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं समझ गई कि ज़रूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा मौजूद होगा जो अगर मैं हासिल कर लूं तो मेरा पति बेगुनाह साबित हो सकता है। मैं कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। मैंने खिड़की खोलकर देखा। मेरा देवर वो बैग अलमारी में रख रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और उसे लॉक करके चाबी एक दराज में रख दी। अब जैसे ही रात हुई, मेरा देवर गहरी नींद में चला गया। मैं उसके कमरे में आई, चुपके से वो बैग निकाला और कमरे के बाहर आ गई। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। जब मैंने बैग खोला तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसमें बहुत से टेस्ट ट्यूब रखी थी। मैं सुबह होते ही वो सारी टेस्ट ट्यूब को लेबोरेटरी में लेकर गई। जब इसकी जांच पड़ताल की तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैंने अपना और उन सभी औरतों का टेस्ट करवाया जिसने वो रुमाल पेट पर रखा था, और जब रिपोर्ट सामने आए तो उस रिपोर्ट्स को देखने के बाद मैंने अपने बाल नोच लिए। मुझे मिलाकर तकरीबन 50 औरतों के अंदर मेरे देवर के बच्चे पल रहे थे।
और वो जिसको मैं बच्चा समझ रही थी वो न जाने कब से ये सब कर रहा था। मोहल्ले की वो लेडी डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए अस्पताल में रखा था वो भी इस काम में शामिल थी, क्योंकि सब औरतें इसी के पास जाती थी, क्योंकि उस दुकान से रुमाल के साथ उसे डॉक्टर का भी कार्ड दिया जाता था। और सब मेरे देवर ने पुलिस को बताया, क्योंकि मैंने वह तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए थे। मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर चुकी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला ये सब रायता पति ने ही फैलाया था। वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है, और उसने मेरे देवर पर पहले एक्सपेरिमेंट किया और कामयाबी के बाद ही उसने यहाँ प्लान बनाया, क्योंकि ज़्यादातर बाज औरतें ही वह रुमाल लाखों का खरीदा करती थी और उनकी मजबूरी का यह लोग फ़ायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी। इनका तरीका यह था कि औरतों को रुमाल से बेहोश किया जाता और ऐसी दवा उन्हें सुंघाई जाती जिससे उन्हें चक्कर आते, तबीयत खराब होने लगती थी। ऐसे तमाम दवाएं रुमाल पर लगाई जाती थी। जब वो लेडी डॉक्टर के पास जाते तो एक रात को उसको हॉस्पिटल में एडमिट करती और टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती और अगली सुबह की रिपोर्ट्स दिखाकर बताती कि तुम प्रेग्नेंट हो। हम बेवकूफ़ औलाद को तरसती औरतें रुमाल को करामाती समझ बैठी और खुद को बर्बाद कर लेती। मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। मैं एक पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कैसे इनके झांसे में आ गई। लेकिन सच कहते हैं, माल और औलाद दोनों का मामला सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। इसीलिए कभी भी इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना जिंदगी खराब हो सकती है।